Hello class 11 students, welcome back to my YouTube channel. So you are watching part 2 of class 11th history chapter 3. ठीक है, पार्ट 1 में हमने ये चैप्टर स्टार्ट करा था और पार्ट 2 में हम इस चैप्टर को फर्दर कंटिन्यू करने वाले हैं एंड अपकमिंग पार्ट्स के लिए और दूसरी वीडियोस के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक भी गिवन है डिस्क्रिप्शन में, उसे भी जाके जल्दी से ज्वाइन कर दीजिए इन नोट्स के लिए और फर्दर अपडेट्स के लिए। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। सो इन प्रीवियस वीडियो आई हैव लेफ्ट ऑन दिस टॉपिक, सो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वास्ट एम्पायर, यानी कि इतना बड़ा एम्पायर था, इतना वास्ट एम्पायर था, तो इसे कैसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था, कैसे कंट्रोल किया जाता था। तो इतना बड़ा एम्पायर था, इसे अर्बनाइजेशन की मदद से कंट्रोल और एडमिनिस्टर किया जाता था। अर्बनाइजेशन का मतलब शहरों की मदद से। ठीक है, जो एम्पायर था उसकी सारी टेरिटरीज को, सभी पार्ट्स को प्रोविंसेस में ऑर्गेनाइज किया गया था और उन सभी प्रोविंसेस से टैक्स लिया जाता था। कार्थेज, अलेक्जेंड्रिया, एंटियोक, ये जो कुछ प्रोविंसेस थे ये मेडिटेरेनियन के किनारे पे बसे हुए थे। ठीक है, और ये इस पूरे इम्पीरियल सिस्टम की, ये पूरे रोमन एम्पायर की नींव माने जाते हैं, क्योंकि इन्हीं के थ्रू गाँव के इलाकों से जो है टैक्स लिया जाता था। ये बड़े बड़े शहर थे और गांव से यहीं के लोग जो हैं वो टैक्स लेते थे। सो हम कह सकते हैं इन शहरों को कि ये फाउंडेशंस थे इस रोमन एम्पायर की। ठीक है, और गांव से भी ये टैक्स कलेक्ट कर पाते थे, इसी वजह से बहुत ज़्यादा वेल्थ जो है इनके पास इकट्ठा हो जाता था, पैसा इकट्ठा हो जाता था। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि जो लोकल अपर क्लास थी वो भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करी थी, बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व थी रोमन एम्पायर में कंट्रोल करने वाले प्रोसेस में। ठीक है, मतलब लोकल अपर क्लासेस अपनी अपनी टेरिटरीज में से टैक्स कलेक्ट करते थे और उस एरिया को कंट्रोल किया करते थे। सेकेंड और थर्ड सेंचुरी की अगर हम बात करें बेसिकली, तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो प्रोविंशियल अपर क्लास थी वो अपनी तरफ से एक्सपीरियंस ऑफिसर्स देते थे, प्रोवाइड करते थे, जो कि उन प्रोविंसेस को कंट्रोल करते थे और कई बार आर्मी में भी वो कमांड देते थे अपनी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं धीरे धीरे रोमन एम्पायर में एक नया ग्रुप उभर के सामने आ रहा था, जो कि था लोकल अपर क्लास। ठीक है, उन्होंने आर्मी को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, अपने प्रोविंसेस को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। तो हम कह सकते हैं धीरे धीरे ये सीनेट से ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। ठीक है, क्योंकि ये एम्परर के अंडर काम करने लगे थे, एम्परर के सलाह के अनुसार जो है अपने अपने प्रोविंसेस को कंट्रोल करने लगे थे। नाउ जो एम्परर गिलीनियस जब पावर में आए तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने सीनेटर्स को पावर से हटा दिया, यानी कि उन्होंने कह दिया कि तुम अब मिलिट्री में अपना कोई भी दखलंदाजी नहीं करोगे। ऐसा उन्होंने क्यों किया, ताकि वो सीनेट के हाथ में पावर जाने से रोक सके सिंपली। अब सिटीज़ के बारे में जानते हैं, रोमन एम्पायर की सिटीज़ कैसी थी। तो रोमन्स के अकॉर्डिंग सिटी एक ऐसा अर्बन सेंटर था जिसका खुद का मजिस्ट्रेट, खुद का सिटी काउंसिल, खुद की टेरिटरी होती थी और कई बार एक सिटी के अंडर बहुत सारे गांव भी आते थे, यानी कि उन गांवों से टैक्स लेना, उन्हें कंट्रोल करना एक सिटी का काम होता था। तो हम कह सकते हैं एक सिटी के अंदर बहुत सारे विलेजेस आते थे और राजा कई बार सिटी को अपग्रेड कर देते थे, यानी कि एक गाँव है तो उसको वो थोड़ा सा डेवलप हो गया तो उसको सिटी का दर्जा दे दिया, और कब सिटी रुइन हो जाती थी तो उसे बेसिकली विलेज का दर्जा भी दे दिया जाता था। तो हम कह सकते हैं विलेजेस को अपग्रेड करके सिटी का स्टेटस दे दिया जाता था और सिमिलरली जब उसकी हालत ख़राब हो जाती थी तो उसे गांव का दर्जा वापस दिया जाता था। एम्परर अपनी मर्जी से करता था ये सारे काम। ठीक है, अब शहर में रहने के क्या क्या फ़ायदे थे, तो बेसिकली जो आज के टाइम पे जो फ़ायदे हैं उसी टाइप के फ़ायदे उस टाइम पे भी होते थे। क्या फ़ायदे होते थे बेसिकली, देखो जब फूड शॉर्टेज होती थी, यानी कि जब फेमाइन्स आती थी गांव वाले इलाकों में, खाना इतना नहीं मिल पाता था, तो शहर में इतनी कमी नहीं देखने को मिलती थी, शहर में आराम से खाना मिल जाता था। ठीक है, साथ ही साथ सिटीज़ में एंटरटेनमेंट का बेटर सोर्स होता है। ठीक है, पब्लिक बाथ और दूसरे एम्पी थिएटर, कोलोजियम एक्सेट्रा, बहुत सारे सोर्सेज थे एंटरटेनमेंट के लिए सिटीज़ में। अब हम पढ़ेंगे थर्ड सेंचुरी क्राइसिस के बारे में। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरीज बहुत शांति वाला टाइम था, बहुत प्रोस्पैरिटी और इकोनॉमिक एक्सपेंशन देखने को मिला, लेकिन थर्ड सेंचुरी में बहुत क्राइसिस वाला टाइम पीरियड था। 230 से क्या हुआ, एम्पायर में जगह जगह लड़ाई चल रही थी। ठीक है, कभी कहीं पे, कभी कहीं पे, कहीं कहीं पे चल रही थी। 225 में क्या हुआ, एक नई डायनेस्टी उभर कर आई ईरान में जिसको ससानियंस कहा जाता है। ठीक है,
वो ज़्यादा गुस्से वाले थे और 15 सालों में उन्होंने अपनी टेरिटरी को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर लिया था। हमने देखा यहाँ पर ईरानियन एम्पायर था, यहाँ पर रोमन एम्पायर था, यहाँ पर यूफ्रेट्स नदी थी। तो इस साइड में बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर लिया था ईरानियन एम्पायर ने अपने आप को, ठीक है। और वो धीरे धीरे रोमन एम्पायर की तरफ बढ़ रहा था। और सिमिलर टाइम पे ऊपर की तरफ से, रोमन एम्पायर के ऊपर वाले इलाके में से जर्मेनिक ट्राइब्स ने भी हमला करना शुरू कर दिया था। वो भी राइन और डेन्यूब नदी के पास आते जा रहे थे, मतलब कि रोमन एम्पायर के अंदर घुसते चले जा रहे थे। तो हम कह सकते हैं 233 से लेकर 280 तक बहुत ज़्यादा आक्रमण देखने को मिला रोमन एम्पायर में। तो इसी के चलते रोमन लोगों ने क्या करा, जो ऊपर वाला इलाका जर्मेनिक ट्राइब्स वाला, वो खाली कर दिया, क्योंकि बहुत और भी लड़ाइयों को उन्होंने झेलना था। सो इसी वजह से उन्होंने ऊपर वाला इलाका खाली कर दिया, ठीक है। अब इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन चल रहा था। ऐसा हमें कैसे पता चला, एकदम से बहुत सारे नए नए राजा बदले गए। 25 एम्परर्स नए आए 47 सालों में। तो हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा क्राइसिस वाला टाइम पीरियड था 3rd सेंचुरी का। अब हम देखेंगे अर्ली रोमन सोसाइटी को, जेंडर, लिटरेसी और कल्चर, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे हम। तो रोमन एम्पायर को हम कह सकते हैं बहुत सारी टेरिटरीज़ का एक ग्रुप था जिसमें अलग अलग कल्चर के लोग रहा करते थे, ठीक है। बस एक ही चीज़ कॉमन थी इस एम्पायर में, एक कॉमन गवर्नमेंट। बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन पर्पसेस के लिए सिर्फ 2 ही ऑफिशियल लैंग्वेज थी, ग्रीक एंड लैटिन, ठीक है। जो अपर क्लास थे ईस्ट की तरफ के, वो कौन सी भाषा इस्तेमाल करते थे, ग्रीक। और जो वेस्ट में जो लोग रहते थे, वेस्ट में रहने वाले लोग कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे, लैटिन, ठीक है। दोज हु लिव्ड इन द एम्पायर वर सब्जेक्ट्स ऑफ द एम्परर, मतलब जो भी एम्पायर में रह रहा है वो उस पर्टिकुलर एम्परर के अंडर ही आएगा, वो उस राज्य का ही माना जाएगा, ठीक है। बेशक वो कोई भी भाषा बोल रहा है, कोई भी कल्चर वो परफॉर्म कर रहा है, लेकिन वो उस एम्पायर का ही पार्ट है। अब स्ट्रक्चर ऑफ द फैमिली को जान लेते हैं। तो बेसिकली रोमन एम्पायर में न्यूक्लियर फैमिली का सिस्टम था, ठीक है। यानी कि जो बेटे होते थे वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते थे। बेसिकली बहुत कम ही ऐसा देखने को मिला है कि पेरेंट्स और सन्स अपनी फैमिली के साथ इकट्ठे रह रहे हों। नाउ स्लेव्स जो है वो फैमिली का पार्ट ही माना जाता था। अब विमेन का स्टेटस हम देख लेते हैं। बेसिकली विमेन को लीगल राइट्स मिले हुए थे, वो प्रॉपर्टी को ओन करती थी, मैनेज भी किया करती थी। उनकी शादी लेट टीन्स में हो जाती थी और मेन की शादी अर्ली 30s में हो जाती थी। जनरली अरेंज मैरिज होती थी, ठीक है। और विमेन को बहुत ज़्यादा डोमिनेशन सहना पड़ता था उनके हस्बैंड्स से। वाइफ्स वर ऑफन बीटन बाय देयर हस्बैंड, ठीक है। और ज़्यादातर बेसिकली वाइफ को अपने हस्बैंड की अथॉरिटी नहीं माना जाता था, यानी कि उसकी जो फैमिली होती थी जहाँ पर वो बॉर्न हुई है उस प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा है। सिंपल बात है। विमेन रिमेन्ड अ प्राइमरी हेयर टू फादर्स प्रॉपर्टी आफ्टर मैरिज। शादी के बाद भी लड़की की हिस्सेदारी होती थी उसके पापा की प्रॉपर्टी में, ठीक है। और जब उसके फादर की डेथ हो जाती है तो वो प्रॉपर्टी, वो हिस्सा पूरा उसका ही हो जाता था। डाइवोर्स ईजी होता था मेन के लिए भी और एज वेल एज विमेन के लिए भी। अब लिटरेसी की हम बात करते हैं तो लिटरेसी वेरी करती थी। कहीं पर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे, कहीं पर कम पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है। लेकिन आर्मी ऑफिसर, एस्टेट मैनेजर, सोल्जर्स, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते थे। कैजुअल लिटरेसी थी, यानी कि एवरीडे लाइफ में राइटिंग का यूज़ होता था, लेकिन प्लेस टू प्लेस ये वेरी करता था। कहीं पर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे, बहुत ज़्यादा राइटिंग का यूज़ होता था और कहीं पे कम होता था। तो पॉम्पी एक जगह है, वहाँ पर एक वॉल मिली है जिसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट्स देखने को मिली हैं, ग्राफिटी देखने को मिली है, जिससे क्या पता चलता है, एडवर्टाइजमेंट कौन पढ़ पाएगा, जो कि बेसिकली पढ़ा लिखा होगा, है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ लिटरेसी थी। दूसरी तरफ हम बात करें इजिप्ट की, तो वहाँ पर देखा गया है कि सिंपल डॉक्यूमेंट्स लिखवाने के लिए भी प्रोफेशनल स्क्राइब्स को बुलाया जाता था, ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि नॉर्मल लोग जो है वो रीड और राइट नहीं कर पाते थे, बहुत कम लिटरेसी रेट था। लेकिन वहीं पे इजिप्ट में ही सोल्जर्स, आर्मी ऑफिसर्स, एस्टेट मैनेजर्स, इनमें लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा था। यानी कि नॉर्मल कैजुअल लोग बहुत कम पढ़े लिखे थे, लेकिन ऑफिसर्स जैसे लोग, सोल्जर्स जैसे लोग बहुत ज़्यादा लिटरेट थे। कल्चरल डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं। कल्चरली रोमन एम्पायर बहुत ज़्यादा डाइवर्स था, ठीक है।
अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स में बटा हुआ था, अलग अलग भगवानों की पूजा किया करते थे रोमन एम्पायर में लोग, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती थी, इवन जो उनकी ड्रेसेस होती हैं, कॉस्ट्यूम्स होती थी, उनका स्टाइल भी बहुत ज़्यादा वेरी करता था, अलग अलग खाना खाया करते थे वो, और ऑर्गेनाइजेशन भी अलग थी उनकी, मतलब अलग अलग सोशल ऑर्गेनाइजेशंस थी, लोगों ने अपने आप को अलग अलग तरीके से ग्रुप कर रखा था, कुछ ट्राइबल लोग होते थे, कुछ नॉन ट्राइबल लोग होते थे, मतलब लोगों का रहने का, फैमिली का पैटर्न, सेटलमेंट का पैटर्न भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स था। लैंग्वेज की हम बात करते हैं, बहुत अलग अलग तरह की लैंग्वेज बोली जाती थी रोमन एम्पायर में। तो बेसिकली ईस्ट की तरफ अरेमिक लैंग्वेज बोली जाती थी, इजिप्ट में कॉप्टिक लैंग्वेज बोली जाती थी, और नॉर्थ अफ्रीका में पंकी एंड बर्बर का इस्तेमाल होता था, स्पेन और नॉर्थ वेस्ट की तरफ सेल्टिक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, बहुत सारी ये लैंग्वेज पहले सिर्फ बोली जाती थी, इनकी कोई रिटन स्क्रिप्ट नहीं होती थी, बाद में जाके इनकी कोई स्क्रिप्ट आई थी। ठीक है, हम कह सकते हैं कुछ एरियाज़ में लैटिन लैंग्वेज से दूसरी भाषाओं का यूज़ कम हो गया, जैसे कि पहले बहुत ज़्यादा सेल्टिक लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे लैटिन लैंग्वेज ने उसे हटा दिया उस लैंग्वेज को, और बाद में तो लैटिन लैंग्वेज लिखी भी जाने लगी थी, सेल्टिक का इस्तेमाल बहुत कम हो गया था। अब हम देखेंगे इकोनॉमिक एक्सपेंशन, कैसे अर्ली रोमन एम्पायर इकोनॉमिकली एक्सपैंड होता जा रहा था। तो बेसिकली ऐसा माना जाता है कि अर्ली रोमन एम्पायर में बहुत अच्छा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, यानी कि बहुत अच्छे हार्बर्स, माइंस, क्वेरीज, ब्रिकयार्ड्स, ऑलिव ऑयल फैक्ट्रीज थी, बहुत अच्छा माना जाता है। अब गुड्स फॉर ट्रेड कंसिस्टेड मेनली वीट, बहुत सारे गुड्स का ट्रेड होता था, जैसे कि वीट, वाइन, ऑलिव ऑयल, ये सारी चीज़ें स्पेन से आती थी, उसके बाद गैलिक प्रोविंसेस, नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट, इटली। ठीक है, क्योंकि उन इलाकों में ये बहुत अच्छे पैमाने पे होती थी, बहुत अच्छी क्वालिटी मिलती थी इन गुड्स की। वाइन और ऑलिव ऑयल जो है वो अलग तरीके कंटेनर्स में ट्रांसपोर्ट किए जाते थे, जिन्हें एम्फोरे बोला जाता था। ठीक है, और इन वेसल्स के बहुत ज़्यादा रिमेन्स देखने को मिले हैं, लगभग 50 मिलियन वेसल्स जो हैं वो मॉन्टे टेस्टाशियो एक जगह है वहाँ पर देखने को मिले हैं। नेक्स्ट इज ऑलिव ऑयल इकोनॉमी। अब ऑलिव ऑयल एक ऐसा गुड था जो कि अपने पीक पे पहुंचा था 140 और 160 एडी के टाइम पीरियड में, और इसको ट्रेड किया जाता था, कैरी किया जाता था एक बर्तन में, जिसे ड्रेसल 20 नाम दिया है आर्कियोलॉजिस्ट ने। सबसे पहले स्पेनिश ऑलिव ऑयल बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होता था, और बाद में चल के नॉर्थ अफ्रीकन ऑलिव ऑयल बहुत ज़्यादा फेमस हुआ 3rd और 4th सेंचुरीज़ में। 425 के बाद नॉर्थ अफ्रीकन ऑलिव ऑयल भी अब टिका नहीं, और ईस्ट ने उसकी जगह ले ली, अब ईस्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट होता था ऑलिव ऑयल। बाद में 5th और 6th सेंचुरीज़ में एजियन, टर्की, सीरिया, फ़िलिस्तीन, ये इलाके हो गए थे बहुत ज़्यादा वाइन और ऑलिव ऑयल के एक्सपोर्टर्स। ठीक है, अब यहाँ से वाइन और ऑलिव ऑयल को एक्सपोर्ट किया जाता था। हमें ये कैसे पता चला कि अफ्रीका का डिक्लाइन हो गया? तो देखो, अब मेडिटेरेनियन इलाकों के मार्केट्स में जो अफ्रीका के बर्तन हैं वो देखने को नहीं मिले। इससे क्या पता चलता है कि अफ्रीका से अब कोई भी चीज़ नहीं आ रही है। ठीक है, तो ऐसे ही आर्कियोलॉजिस्ट एक्सट्रापोलेट करते हैं, ठीक है, और अंदाजे लगाते हैं। अब इन इलाकों में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट थी। पहली थी प्रोडक्शन, दूसरी थी ट्रांसपोर्टेशन, एंड थर्ड इज़ क्वालिटी। जितना अच्छा प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट और क्वालिटी होगी, उसके हिसाब से ही उनकी प्रॉस्पेरिटी होगी। जितनी बेटर ये 3 चीज़ें होंगी, उतना ही प्रॉस्पेरस वो पर्टिकुलर रीजन होगा। अब हम देखेंगे रीजन्स ऑफ फर्टिलिटी एंड वेल्थ। तो बेसिकली रोमन एम्पायर में कुछ ऐसे इलाके थे जो बहुत ज़्यादा वेल्दी थे। कुछ राइटर्स हैं जैसे कि स्ट्रैबो और प्लिनी, उन्होंने बताया कि कुछ इलाके थे जैसे कि कैंपेनिया इटली में, सिसिली, फयूम इजिप्ट में, एसेट्रा। ये कुछ ऐसे इलाके थे जो कि बहुत ज़्यादा वेल्दी थे। ठीक है, अब ये क्यों थे? क्योंकि इनके अंदर कुछ गुड्स थे जो बहुत फेमस थे पूरे रोमन एम्पायर में। जैसे कि कैंपेनिया एक इलाका था, वहाँ से बहुत बेस्ट क्वालिटी ऑफ वाइन्स दूसरे इलाके जो हैं वो इंपोर्ट करवाते थे, और रोम के अंदर बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ में वीट आता था सिसिली और बाइजेशियम से। इसका क्या मतलब है कि ये इलाके क्यों इतने वेल्दी थे? क्योंकि यहाँ के गुड्स बहुत पॉपुलर थे पूरे रोमन एम्पायर में। अब रोमन एम्पायर में वाटर पावर का भी बहुत एफिशिएंटली इस्तेमाल किया जाता था मेडिटेरेनियन वाले इलाके में। ठीक है, और वो मिलिंग के लिए भी, यानी कि आटा वगैरह पीसने के लिए भी वाटर पावर का ही इस्तेमाल करते थे। उनकी हाइड्रोलिक माइनिंग टेक्निक्स बहुत एफिशिएंट थी, जो कि वो गोल्ड और सिल्वर माइंस को एक्सकवेट करने के लिए यूज़ करते थे। उनका कमर्शियल और बैंकिंग सिस्टम भी बहुत ज़्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज था।
और पूरे रोमन एम्पायर में मनी का यूज़ बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड था। अब हम देखेंगे अंडर डेवलप्ड रीजन्स। कुछ ऐसे रीजन्स थे जो कि इतने ज़्यादा एडवांस स्टेट में नहीं थे, ठीक है, जहाँ पर ट्रांसह्यूमेंस की प्रैक्टिस की जाती थी, जैसे कि न्यूमीडिया में। न्यूमीडिया एक ऐसी जगह है रोमन एम्पायर में जहाँ पर ट्रांसह्यूमेंस होता था, यानी कि बंजारे घूमते थे। ऐसे ही रोमन एम्पायर जब एक्सपैंड हुआ नॉर्थ अफ्रीका वाले इलाकों में, तो उनके जो पैस्चर्स थे, जो उनके मैदान होते थे जहाँ पर वो अपने कैटल्स को फीड करवाते थे, अब वो थोड़े से कम हो गए और अब जो बंजारों का मूवमेंट है वो भी रिड्यूस हो गया था, ठीक है। और स्पेन हमने देखा, स्पेन बहुत डेवलप था, लेकिन स्पेन के भी कुछ पार्ट्स थे, जैसे कि नॉर्थ वाला पार्ट जो कि कम डेवलप था, इकोनॉमिकली कम डेवलप था नॉर्थ का पार्ट। तो इस इलाके में पीजेंट्री होती थी, ठीक है, पीजेंट्स रहते थे जो कि सेल्टिक भाषा बोलते थे और वो हिल टॉप विलेजेस पे रहते थे, पहाड़ों के ऊपर गांव बसे हुए थे जिन्हें कैस्टेला कहते हैं, वहाँ पर रहा करते थे। अब हम देखेंगे कंट्रोलिंग ऑफ वर्कर्स। तो बेसिकली स्लेवरी बहुत ज़्यादा डीपली रूटेड थी एंशिएंट रोमन वर्ल्ड में, यानी कि स्लेवरी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था। अब स्लेव्स इतने इस्तेमाल होते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, शुरू से ही लेबर का काम स्लेव्स ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि फर्स्ट सेंचुरी में बहुत पीस वाला टाइम था, तो उस टाइम पे स्लेव्स का सप्लाई कम हो गया था। तो उस वजह से उन्होंने दो रास्ते निकाले, एक है स्लेव ब्रीडिंग और दूसरा है बेसिकली वेज लेबर, ठीक है। अब स्लेव ब्रीडिंग करवा दी जिससे उनकी फर्दर जनरेशन को वो स्लेव्स की तरह काम करवा सकें, और दूसरा था वेज लेबर कि पैसे दिए, वेजेस दी और काम करवा लिया। तो ये ज़्यादा सस्ता पड़ता था, क्यों? क्योंकि स्लेव्स को पूरे साल रखना पड़ता था, उन्हें खाना खिलाना पड़ता था, क्लोथिंग का खर्चा और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो उसके कंपैरिजन में वेज लेबर सस्ता होता था। ज़्यादातर टाइम फ्री लेबर का इस्तेमाल होता था, यानी कि पैसे दे के काम करवाने वाला फ्री लेबर, यानी कि जिन स्लेव्स को आज़ाद कर दिया है, ठीक है, क्योंकि स्लेव्स को खाना खिलाना पड़ता था और पूरे साल मेंटेन करना पड़ता था, जो कि एक्सपेंसिव साबित होता है। इसी वजह से घरों में फ्री लेबर का इस्तेमाल किया जाने लग गया था। दूसरी जगह हम बात करें, स्लेव्स और फ्रीडमैन का एक्सटेंसिवली यूज़ होता था उन जॉब्स में जहाँ पर लेबर इतने ज़्यादा अमाउंट में जो है नहीं चाहिए, जैसे कि बिजनेस मैनेजर्स, ऐसे उन्हें काम करवाए जाते थे, ठीक है। लोगों की एक धारणा बन गई थी कि कोई भी काम नहीं हो सकता जब तक उसे कोई सुपरवाइज ना करे, ठीक है। इसलिए सुपरवाइज करने के लिए उन स्लेव्स को 10-10 की गैंग्स में बांट दिया, 10-10 का ग्रुप बना दिया उनका, ठीक है, ताकि उन्हें कोई एक बंदा सुपरवाइज कर सके, ठीक है। इस आइडिया को प्लिनी द एल्डर, इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। ही वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट स्लेव गैंग्स वर द वर्स्ट मेथड। उन्होंने कहा ये एक बहुत बुरा तरीका है, ऐसे नहीं ऑर्गेनाइज करना चाहिए, क्योंकि स्लेव्स who worked in gangs were usually chained together by their feet। क्योंकि जब वो स्लेव्स को ग्रुप करेंगे तो उनके पैरों को वो बांध देते थे एक साथ, ठीक है, तो ये बहुत बुरा होता था, उन्हें चेन कर दिया जाता था। Although all this look harsh, yet similar principles of labor control are being enforced in most of the factories in world today। हाँ, ये थोड़ा सा हार्श लग रहा है कहने में, लेकिन आज के टाइम पे भी बहुत सारे जगहों पे ये तरीके, इससे भी बुरे तरीके जो हैं इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम देखते हैं डेप्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते थे। बेसिकली डेप्ट कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके का एग्रीमेंट होता था मालिक और वर्कर के बीच में, ठीक है। इस डेप्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता था कि जो मालिक है, अब उसको वो वर्कर कर्ज के रूप में मिल गया, अब वो जो वर्कर है वो कम्प्लीटली उस मालिक के अंडर कंट्रोल में होगा, ये सब कुछ उसके अंदर लिखा जाता था डेप्ट कॉन्ट्रैक्ट में। तो ऐसा कैसे होता था वो मैं आपको बता देती हूँ। डेप्ट कॉन्ट्रैक्ट का सिनारियो देखो, जब लोगों के पास पैसे नहीं होते थे सर्वाइव करने के लिए, वो बहुत कर्ज ले देते थे। कर्ज जब वो चुका नहीं पाते थे तो वो अपने आप को ही कर्ज के रूप में जो है मालिक को सौंप देते थे, तो इसी को डेप्ट कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। तो जब लोगों के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता था सर्वाइव करने के लिए, तो बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं इस डेप्ट कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में, इस डेप्ट बॉन्डेज में फंस जाती थी। अब हम देखेंगे लेबर की क्या कंडीशंस होती थी। तो कुछ इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा टाइटर कंट्रोल होता था लेबर के ऊपर। तो कुछ कंडीशंस हम देखेंगे लेबर की क्या थी रोमन एम्पायर में। तो जो एल्डर प्लिनी है वो बताते हैं कि फ्रैंकिसेंस फैक्ट्रीज़ में क्या हालत होती थी लेबर्स की। अलेक्जेंड्रिया में ये फैक्ट्री लोकेटेड थी, तो यहाँ पर माना जाता था कि सुपरविज़न काफ़ी नहीं है। लोगों के कपड़ों के ऊपर, काम करने वालों के कपड़ों के ऊपर एक सील लगाई जाती थी, उनको एक मास्क पहनना पड़ता था और अपने सर के ऊपर मैश पहनना पड़ता था, ठीक है, नेट पहनना पड़ता था, ये सब कुछ पहनना पड़ता था घुसने से पहले, और जब वो जाते थे तो ये सारे कपड़े निकाल के जाने होते थे। और 3rd सेंचुरी में बताते हैं एक फेमस एडिक्ट कि इजिप्शियन पीजेंट्स जो हैं
वो एग्रीकल्चरल वर्क से भागते थे, ठीक है, गांव से भाग रहे थे ताकि उन्हें एग्रीकल्चरल काम नहीं करना पड़े, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि एग्रीकल्चरल लेबर बहुत बुरी जॉब होती थी लोगों के बीच, ठीक है, लोग अच्छा नहीं मानते थे इसे। लॉ ऑफ 398 एक लॉ था, इसमें लोगों को ब्रांड किया जाता था, उनके ऊपर सील लगाई जाती थी ताकि अगर वो भाग जाते हैं, छिपने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पकड़ के वापस लाया जा सके। बहुत सारे प्राइवेट एम्प्लॉयर्स जो है अपने वर्कर्स के साथ ये डेप्ट कॉन्ट्रैक्ट्स करते थे और फिर बाद में पूरी तरीके से उन वर्कर्स को अपने कंट्रोल में लेके उनसे काम करवाया करते थे, बहुत ज़्यादा टाइटर कंट्रोल में रखते थे। अकॉर्डिंग टू एन अर्ली सेकेंड सेंचुरी राइटर, एक सेकेंड सेंचुरी में लिखने वाले राइटर हैं, वो बताते हैं बहुत सारी पुअर फैमिलीज़ जो हैं वो इस डेप्ट कॉन्ट्रैक्ट में फंस गई थी सर्वाइव करने के लिए। अब वो सर्वाइव तो कर नहीं पाई, डेप्ट में फंस गई और इसके चलते उन्हें डेप्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पड़े। अब बहुत सारे लेटर्स मिले हैं ऑगस्टाइन के टाइम पे, तो उससे पता चला है कि कई बार जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को बेच देते थे, ठीक है, इस बॉन्डेज में कि भाई अब उनके जो बच्चे हैं वो एज अ कर्ज काम करेंगे उस उनके मालिक के अंडर लगभग 25 सालों के लिए, ठीक है। तो ये साइन होता था उस टाइम पे। और कई बार क्या होता था, जैसे कि रिवॉल्ट ऑफ 66 सी देखने को मिला है। इस टाइम पे क्या हुआ, जो रेवोल्यूशन करने वाले थे उन्होंने मनी लेंडर जिन्होंने उधार पे कर्ज दिया है वीकेंड से, तो उनके जो वो प्रूफ है, कॉन्ट्रैक्ट है, उनको जला दिया था ताकि वो डेप्ट कॉन्ट्रैक्ट में अब फंस ना सके। तो बहुत सारे ऐसे रेवोल्यूशंस भी देखने को मिले हैं। अब हम देखेंगे सोशल हियरार्कीज़, यानी कि हियरार्की का क्या मतलब होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, डिवीज़न, कौन सबसे ऊपर था कौन उससे नीचे था, तो वो हम देख लेते हैं। तो टेसिटस एक सीनेटर है और एक रोमन हिस्टोरियन भी थे, उन्होंने बताया कि अर्ली एम्पायर में कैसी सोशल हियरार्की थी। तो उनके अकॉर्डिंगली सबसे ऊपर आते थे सीनेटर्स और उसके बाद आते थे इक्विस्टेरियन क्लास यानी कि वेल्दी क्लास के लीडिंग मेंबर्स। तो तीसरे नंबर पे आते थे वो रिस्पेक्टेबल सेक्शन जो कि ग्रेट हाउसेस से अटैच थे, यानी कि जो उन अपर सेक्शन को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। फिर उसके नीचे आते थे लोअर क्लास और फिर सबसे नीचे आते थे स्लेव्स। ऐसा माना जाता है कि अर्ली 3rd सेंचुरी में लगभग आधे से ज़्यादा सीनेटर्स जो थे वो इटालियन फैमिलीज से बिलोंग करते थे। बाद में 4th सेंचुरी में कॉन्स्टेंटाइन 1 के टाइम पे सीनेटर्स वो लोग बने जो कि बेसिकली ईस्टर्न और अफ्रीकन ओरिजिन के रिच लोग थे, वो सीनेट का पार्ट बने। सीनेटर्स की तरह ही नाइट्स भी होते थे जो कि लैंड ओनर्स होते थे, लेकिन वो बिजनेस एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होते थे जैसे कि शिपिंग, ट्रेड और बैंकिंग, जबकि सीनेटर्स इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते थे। बाद में जो एरिस्टोक्रेसी आई वो बहुत वेल्दी थी, लेकिन वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे जितनी कि मिलिट्री थी, ठीक है, क्योंकि मिलिट्री जो थी वो नॉन एरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी, लेकिन वो फिर भी बहुत पावरफुल थी। अब जो ये मिलिट्री थी, आर्मी थी, ये मिडिल क्लास में आती थी सोशल हियरार्की में। मिडिल क्लास में बेसिकली ब्यूरोक्रेसी, आर्मी और प्रोस्पेरस मर्चेंट और फार्मर्स ये सभी आते थे। ओलंपियोडोरस एक हिस्टोरियन है अर्ली 5th सेंचुरी के, उन्होंने बताया कि जो रोम में जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास है वो लगभग साल में 4000 पाउंड ऑफ गोल्ड इतनी इनकम अपने एस्टेट से कमा लेती है, ठीक है। वो ग्रेन कंज्यूम करते थे, वाइन कंज्यूम करते थे और बहुत सारे और भी चीज़ें प्रोड्यूस जो वो करते थे वो कंज्यूम करते थे। लगभग वो अपनी इनकम का 1/3 हिस्सा इन चीज़ों के ऊपर खर्च कर देते थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकेंड क्लास की इनकम की। तो सेकेंड क्लास की इनकम होती थी लगभग 1000 या 1500 पाउंड, ठीक है, इतने पाउंड ऑफ गोल्ड वो कमा लेते थे। और फिर हम बात करेंगे मिडिल क्लास की। मिडिल क्लास के नीचे आते थे ह्यूमिलियर्स, जिन्हें हम कहते हैं लोअर, ठीक है। ह्यूमिलियर्स यानी कि जो मिडिल क्लास के नीचे जो कैटेगरी है, यानी कि स्लेव्स वाली। तो इसके अंदर ये सारे लोग आते थे। रूरल लेबर जो इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं वो वर्कर्स, जो माइंस में काम करते हैं वो लोग, माइग्रेंट वर्कर्स जो ग्रेन और ऑलिव हार्वेस्ट में काम करते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ बनाते हैं, तो ये सारे लोग जो हैं वो लास्ट वाली कैटेगरी में आते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज़ मॉनेटरी सिस्टम ऑफ लेट एम्पायर। ये टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, पार्ट 3 में। फॉर दैट पार्ट 3 यू नीड टू सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड ऑल्सो टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, यू नीड टू ज्वाइन दैट चैनल फॉर दीज नोट्स एंड अदर अपडेट्स। एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।